हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका पॉलिनोमियल के इस लेक्चर में। आज हम इस पॉलिनोमियल के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। और यहाँ पर हम सीबीएसई 2027 के लिए तैयारी करेंगे। मेरा नाम कमल है और आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि 100% पेपर यहीं से आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादातर जो आपके कंसेप्ट है वो यहीं से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की। देखिए, अगर मैं पॉलिनोमियल के बारे में बताऊं आपको, तो ये टर्म है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत तरीके के टर्म्स हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखता हूं, जैसे 5x+2, तो मेरा ये एक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर दो टर्म है और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहली वाली टर्म है, इसके अंदर दो चीज है, एक तो 5 है और एक x है। इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x, जिसमें ये जो x है ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, जिसकी वजह से ये पूरी जो टर्म है ये भी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है। जो चीज चेंज होती रहती है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैं 5x में एक बार मैं x की जगह पे 0 रख दूं, तो इसकी जो पूरे की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अगर यहीं पे एक बार मैं x की जगह पे 1 रख दूं, तो ये पूरी 5 आ जाएगी। फिर मैं इसी की जगह पे एक बार अगर मैं 2 रख दूं, तो ये 10 आ जाएगी। तो हर बार x की वैल्यू चेंज होने से मुझे इस 5x की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, 1, 2 और 3, और बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है क्योंकि अलग अलग वैल्यूज चेंज हो रही है। x की मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी जो चीज होती है इसके अंदर, वो होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, किसी और इक्वेशन में अगर मैं 2 लिखूंगा तो वहां पर भी ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हमारे बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते हैं, और पॉलिनोमियल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर मैं आपको सबसे पहली बात करूं पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। मैं एक बार उसको अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके के होते कैसे हैं। देखो, पॉलिनोमियल्स की अगर क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सारे टाइप है, जिसमें पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, यानी कि जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3x+4, तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 5y-2, तो यहाँ पर भी जो y की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। तो ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है जिनके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि डिग्री होती है, वो 1 होती है। इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। और डिग्री जब मैंने आपको बता ही दिया है, तो मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, जिसका मतलब होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल से जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो हमारी कोएफिशिएंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है 5a+2, तो अगर मुझे कोएफिशिएंट लिखना है a का, तो कोएफिशिएंट a का होगा जो a से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ a 5 है। यहाँ पे क्या है? 5 है। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं 9z+3, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ z, तो कोएफिशिएंट ऑफ z हो जाएगा 9, क्योंकि z से मल्टीप्लाई हो रहा है 9। तो कोएफिशिएंट वो होता है जो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो उसका कोएफिशिएंट होता है। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। आपको डिग्री समझ में आ गई, आपको कोएफिशिएंट समझ में आ गया। दूसरा मैं बताता हूं आपको, दूसरा टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि इसको मैं डिग्री भी बोल सकता हूँ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो डिग्री होती है 2। डिग्री होती है 2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 9x² प्लस 5x प्लस 8। तो इस पूरी इक्वेशन में सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक। तीसरा जो हमारा टाइप है वो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी या जो इसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी जो इसकी, वो हमारी होगी 3। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल लिखूं तो मैंने लिखा 6x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 8। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है या फिर डिग्री है वो कितनी है? 3 है। तो इसलिए क्या होगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 तरह की मैंने पॉलिनोमियल बता दी। एक बता दी मैंने आपको लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। इसको समझने के बाद अब हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफ पे जीरोस का मतलब क्या होता है। आप यहां पर ध्यान से देखना, मैंने यहां पर एक y एक्सिस को ड्रॉ करा, फिर मैंने यहां पर एक x एक्सिस को ड्रॉ करा। ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा है x एक्सिस। अब होता क्या है, यहां पर अलग अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे आपके, और यहां पर पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको पूछेगा कि बताओ कि इस इक्वेशन के जीरोस कितने हैं। तो इस इक्वेशन के जीरो या फिर जो ग्राफ है उसको देख के आपको जीरोस बताने हैं, तो वो आप कैसे बताएंगे। मान लो कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। तो अगर मुझे बोल रहा है कि इस ग्राफ में जो जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है उसके जीरोस कितने हैं, तो जीरोस का मतलब ये होता है कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसके 3 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? 3 जीरो। अब सर ये जीरो तो हो गए और एक इक्वेशन के हो गए, समझ में आ गया। अब जीरो का मतलब आखिर क्या होता है? देखो, जीरो का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में रखे जाने वाला वो नंबर जिससे वो इक्वेशन जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। लेट्स से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक इक्वेशन है 6x प्लस 12। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मुझे बोला जाता है कि आप एक बार x की वैल्यू 0 रखिए, फिर आप एक और बार इसकी वैल्यू 2 रखिए, और आप एक बार इसकी वैल्यू -2 रखिए, और मुझे आप बताइए कि इन तीनों में से इस इक्वेशन का जीरो कौन है। जीरो का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन का जीरो अगर कोई है तो जीरो का मतलब है वो नंबर अगर उस नंबर को इस इक्वेशन में x की जगह पे रखा जाएगा या फिर इस वेरिएबल की जगह पे रखा जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बताता हूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जब भी उससे उस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट किया जाता है और सॉल्व किया जाता है तो वो पूरी इक्वेशन क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। तो उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम जीरो पुट करते हैं, ये वाला पहला पार्ट करते हैं इसका। तो मैं बोल रहा हूँ कि 6x प्लस 12 की तो इक्वेशन है ही मेरे पास, मैं अब इसकी जगह जीरो पुट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया जीरो, यहाँ पर बचा 12। तो क्या ये इक्वेशन जीरो हुई? क्या पूरी इक्वेशन सॉल्व होकर जीरो हुई? नहीं हुई। यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 12। ठीक। दूसरी तरफ मैं इस बार रखूंगा 2 को, तो यहाँ पर मैंने 2 रखा, यहाँ पर हो गया 12 और प्लस 12, तो ये आ गया 24। तो क्या ये दोबारा जीरो हुई? नहीं हुई। फिर मैं क्या करता हूँ, अब की बार मैं वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह
माइनस का 2। तो जब मैं x की जगह माइनस का 2 पुट कर रहा हूँ, अब मैं चेक करता हूँ, तो 6 2 12 हो गया, यानी कि माइनस का 12 और ये प्लस का 12। क्या माइनस का और प्लस का 12 कट के 0 आ जाएगा? तो क्या इस वैल्यू को रखने से जो हमारा माइनस का 2 है, क्या इस वैल्यू को रखने से ये मेरी पूरी इक्वेशन 0 बन गई? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है ये? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आपको कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसको जब हम इक्वेशन के अंदर रखें यहाँ पे, तो ये पूरी इक्वेशन बन जाए जीरो, तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और यही चीज जब ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ पे जहां जहां पे ये एक्स एक्सिस को काट रही होती है ग्राफ हमारी, ये ग्राफ की लाइन, वो उस ग्राफ के जीरो हो जाते हैं या फिर उस इक्वेशन के जीरो हो जाते हैं कि इतनी बार हमें जीरो मिलेंगे। ये एक बार, फिर ये दूसरा जीरो और फिर ये तीसरा जीरो। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। अगर मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात करूं, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसके अंदर हमें बोला गया है, कह रहा है ग्राफ ऑफ वाई वेयर द पोलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हर एक केस में मुझे नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली वाली इक्वेशन में, क्या ये जो लाइन जा रही है ग्राफ वाली, इसमें कहीं पर भी एक्स एक्सिस को काटा है? क्या इसने कहीं भी एक्स एक्सिस को कट किया है? नहीं किया है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो। दूसरी इक्वेशन में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से हमारा ये गया है और यहाँ पे इसने एक जगह काटा है इसको, एक्स एक्सिस को, तो हम बोलेंगे इसके अंदर एक जीरो है, तो हम बोलेंगे कि एक जीरो है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर इसने एक यहाँ काटा है, दूसरा यहाँ काटा है और तीसरा यहाँ काटा है, तो इसके अंदर तीन जीरो होंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में दो जगह काटा है, तो इसके पास दो जीरो होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में एक, दो, तीन, चार, चार जगह काटा है, तो यहाँ पे चार जीरो होंगे। इसमें इसने एक, दो और तीन जगह काटा है, तो यहाँ पे इसके तीन जीरो होंगे। ठीक है, तो क्या अब मैं बहुत आसानी से देख के बता सकता हूँ ग्राफ से कि किसी भी इक्वेशन में या किसी भी क्वेश्चन के ग्राफ के अंदर कितने जीरोस होंगे? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक को, जिसको ऐसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इस a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो हमारा इस तरीके का शेप बनेगा ग्राफ का, और वो होगा पैराबोलिक शेप। क्या बोलते हैं इसको हम? पैराबोला। पैराबोला। दूसरी चीज होती है, अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव में है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये अपवर्ड ओपन होगा और यहाँ पर ये डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं, कंसेप्ट क्या है जीरोस का, या फिर रिलेशनशिप क्या है, या एक्सरसाइज 2.2 का जो कंसेप्ट है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जो कंसेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। आखिरकार जो रिलेशनशिप है वो असल में है क्या? ठीक है, तो यहाँ हम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना रिलेशनशिप किस तरीके से हमारा बनता है। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इस इक्वेशन को मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने जा रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट में होता यह है कि इन दोनों नंबरों को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 2x²
और 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर आता है 12x²। अब मुझे इस माइनस के 8x को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, मिडिल टर्म को, ये जो मिडिल टर्म है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये दो नंबर में इस तरीके से टूट जाए कि प्लस माइनस करने पे तो माइनस का 8 ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 का x² आए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x² माइनस का 6x और माइनस का 2x। तो क्या ये चीजें दो तरीके से स्प्लिट हो गई मेरी? तो इसी को बोलते हैं बीच वाले टर्म, यानी कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना। अब मुझे यहाँ से कॉमन लेना है इसके, यानी कि फैक्टर्स को कॉमन लेना है। कॉमन अगर आपको लेने नहीं आता है तो बहुत आसान है, ये हमारा 2x² है तो इसके अंदर एक तो 2 है, फिर एक x है, फिर एक और x है। 6x की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू x है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है दोनों के अंदर आ रही है? देखो पहला तो 2 है जो दोनों में आ रहा है और x है जो दोनों में आ रहा है, तो इसमें से 2x को हम बाहर निकाल लेंगे। जब 2x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचा और बीच में नेगेटिव का साइन है और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको भी खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या है 2 इंटू एक्स है और ये क्या है 2 इंटू 3 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने 2 को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लिया और 2 को कॉमन लिया। तो यहाँ पर 2 अगर बाहर आ गया तो यहाँ अंदर सिर्फ बचा x माइनस 3। तो इस तरीके से मेरा मिरर टर्म स्प्लिट हो गया। यहाँ पर दो फैक्टर बन गए और अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम है तो इसका मतलब हमने मिरर टर्म स्प्लिट को एकदम सही करा है। अब यहाँ पर एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 2 और एक और फैक्टर आ गया x माइनस 3। दोनों को ही मैं 0 के बराबर रखता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो x आ जाएगा 2/2 या फिर 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 इसको सॉल्व करके, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो प्लस का 3 आ गई। तो ये दोनों जो हमारे आए हैं ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, यानी कि इनको अगर आप रख के देखोगे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से इस पहले वाले 0 को नाम देते हैं अल्फा, दूसरे वाले 0 को नाम देते हैं बीटा। अब इनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से स्टैब्लिश होता है, हम यहाँ पर इसका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन इसका कुछ ये कहता है कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो बराबर होते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो मेरा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म के और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। तो मैं इसी रिलेशन को स्टैब्लिश करके दिखाता हूं और यहाँ पर दोनों LHS जितना आएगा यानी कि सम ऑफ जीरोस जितना आएगा उतना ही RHS भी आएगा। अब इस चीज को हम करके देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो अगर आप इस चीज को करके देखेंगे तो यहाँ पर आप गौर देखिए जरा, देखो सम ऑफ जीरोस निकालना है मुझे, क्या निकालना है सम ऑफ जीरोस, और उस इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। वो इक्वेशन थी 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। अभी मैंने आपको पीछे से बताया कि इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू बताऊं तो ये a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है। और अगर मैं इसे अलग बताना चाहता हूँ इन दोनों को तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये अल्फा है और ये बीटा है, अलग कलर से। अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि मैं पहला रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है यहाँ पे, तो मैं नेगेटिव तो इक्वेशन का है, मैं बी को यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पर ए होता है। अल्फा की वैल्यू मेरे को अगर इक्वेशन में देखूँ तो 1 दी गई है और बीटा की 3 दी गई है। नेगेटिव इक्वेशन का है, बी की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूँ तो माइनस का 8 है भाई, क्या है, माइनस का 8, और ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ 4 आया, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ये 8/2 हो जाएगा, जो कि 4 आ जाएगा। तो क्या LHS RHS के बराबर आ गया। फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और कांस्टेंट टर्म यानी कि सी, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर यानी कि ए। अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2 है, नहीं 3 है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पे 6 है और ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा तब भी 3 आ रहा है। तो क्या ये दोनों चीजें स्टैब्लिश हो चुकी है मेरी, क्या दोनों चीजों का मेरे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छे से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी सारी चीजें। अब अगर मैं बात करूं हमारे अगले क्वेश्चन, अगले जो इसके अंदर कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा जीरो से क्वाड्रेटिक बनाने का। तो वहां पे आपको दो चीजें दी रहेंगी, एक तो अल्फा प्लस बीटा दे रहेगा सम ऑफ जीरोस, और एक अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। तो उसके लिए एक रामबाण इक्वेशन है, याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि जो भी आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में देगा, जिसमें पहला वाला अल्फा प्लस बीटा होगा यानी कि सम ऑफ जीरोस होगा, दूसरा वाला हमारा अल्फा इंटू बीटा होगा, तो आपको सीधी ये इक्वेशन लगानी है और आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये जनरल इक्वेशन है जो आपको लगानी है, इसको आप याद करके जाएंगे पेपर के अंदर। समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, जिसका हमने भी बेस बनाया था। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप। जो भी हमको पॉलिनोमियल दी गए हैं उसके हमको जीरोस निकालने हैं और हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका जो आपकी बुक में है ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन इसका आप होमवर्क से करिए, मैं दूसरा करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मुझे फिर मिडल टर्म स्प्लिट करना है। यहाँ पे 4s स्क्वायर को 1 से करता हूँ तो 4s स्क्वायर ही आ जाता है, तो बीच वाले को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, तो 4s स्क्वायर माइनस के 4s को तोड़ता हूँ तो माइनस का 2s और ये माइनस का 2s आ गया, प्लस का 1 आ गया। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ, तो मैंने अभी पीछे सिखाया था, तो इन दोनों में 2s कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 2s माइनस 1, क्योंकि 2s तो बाहर जा चुका है। यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मुझे 1 लेना है बाहर, क्या लेना है, माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 1। अब एक चीज बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों आ गया, ये कैसे आ गया। अब तुम गौर से देखो यार, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, देखो मेरी बात ध्यान से यहाँ पे सुनना। अगर मैं इस -1 को एक बार इससे कर दूं मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसी से कर दूं, तो -1 को 2s से करके -2s आएगा, सही है, और -1 को -1 से करके प्लस का 1 आएगा, सही है। तो मैंने वही तो लिखा है। इससे अगर ये आ रहा है तो इसकी ये वाली फॉर्म लिख दी तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आ गए इसके, और दोनों ही 2s माइनस 1 आया, और एक ब्रैकेट के अंदर वाला 2s माइनस 1 आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों के जीरो निकालता हूँ तो s की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाती है, तो यही अल्फा है और यही बीटा है, क्योंकि दोनों जीरो सेम है। और इसकी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, जो होता है नेगेटिव ऑफ b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो 1/2 होती है, और बीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। b की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 4 होती है, और a की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। तो हाफ और हाफ, या फिर इसको बोल सकते हैं कि हाफ और हाफ जोड़ के 1 आ गया, और यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 1 आ जाएगा, सही है। और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो वो होता है c अपॉन a। अल्फा अगर 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, c की वैल्यू देखें तो 1 है और a की देखें तो 4 है, तो LHS में भी 1/4 और RHS में भी 1/4। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसका
जो थर्ड पार्ट है इसको अगर आप गौर से देखना तो यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे करके दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पर ये बीच में नहीं आएगा, ये एंड में आएगा, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है वो हमेशा एंड में आता है। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर ये मिरर टर्म स्प्लिट होगा। ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई 4u² प्लस 8u, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो लास्ट वाली होती नहीं, बच्चे बोलते भी कहाँ से दी गई। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, आपको दोनों में से 4u कॉमन लेना है। तो यहाँ से अगर 4u बाहर आ गया तो सिर्फ u बचा, और यहाँ पर 2 बचा। तो यही अल्फा है, मतलब ये एक फैक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा फैक्टर है। तो अगर मैं 4u को 0 के बराबर रखता हूँ तो u हो जाएगा 0, और अगर मैं u प्लस 2 को 0 के बराबर रखता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। समझ में आ गया आपको? और इसका रिलेशनशिप भी हम स्टैब्लिश कर लेंगे यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा के बारे में आप जानते ही हैं, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू देखूँ तो मैं 0 है, बीटा की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो माइनस का 2 है। माइनस इक्वेशन का ही है, और बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो बी तो है यहाँ पे 8, और ए की वैल्यू देखूँ तो 4 है। ये -2 और ये डिवाइड होके भी क्या आएगा, माइनस का। फिर अल्फा इंटू बीटा को अगर मैं देखता हूँ तो आएगा c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0 है, और ये जब बीटा से मल्टीप्लाई होता है -2, और c की वैल्यू यहाँ पर 0 है। देखो यहाँ पर c है ही नहीं ना भाई, तो c 0, और a की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर अगर 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय 4 भी 0 ही होता है। तो दोनों LHS प्रूव हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बच्चों को काफी परेशान करता है, जिसको हम यहाँ पे करते हैं, जो कि हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, t² माइनस 15। ये क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन परेशान करते हैं आपको। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, इसको पूरी इक्वेशन को सीधा 0 के बराबर रखो। तो t² माइनस 15 को आप सीधा 0 के बराबर रखिए, तो t² क्या आ जाएगा 15। इसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी √15। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो, मतलब दोनों तरफ अंडर रूट डालेंगे तो √15 का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है प्लस का √15 एक बार, और एक बार माइनस का √15, ठीक है। तो यही इसके 0 हो जाएंगे, और इसी का जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ a है जो यहाँ से है, यानी कि a इसका 1 है, और यहाँ पर b तो है ही नहीं है, तो c है सीधा, माइनस का 15 है। अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है √15, और बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे है वो माइनस का √15। और यहाँ पर b की वैल्यू तो है नहीं, तो 0 है, और a की वैल्यू 1 है। तो इसको देखो सॉल्व करोगे तो ये 0 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 0। फिर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो c अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू है प्लस का √15, बीटा की वैल्यू है माइनस का √15, और यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो 15 है, और a की वैल्यू 1 है। देखो रूट और रूट वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट से वैल्यू बाहर आ जाती है, और प्लस माइनस -15 हो जाएगा, दोनों तरफ -15। तो ये भी प्रूव हो गया हमारा। और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मेरे ख्याल से आप इसका कर लेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट थे और आपसे नहीं हो पाते वो मैंने आपको करा दिए। तो इसका फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने हैं। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। इसके
सेकेंड क्वेश्चन जो इसका कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। कह रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसमें हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। पहला वाला सम ऑफ जीरो है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं जो दिया है 1/4 कॉमा माइनस का 1। जो मैंने आपको अभी रामबाड़ इक्वेशन बताई थी वही आपको लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जो ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये अल्फा प्लस बीटा होगी और ये होगी अल्फा इंटू बीटा। बस इसको इस इक्वेशन में पुट कर लो। ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, ठीक, एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। तो यहाँ पर ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का x/4, ये हो जाएगा माइनस का 1। अब क्या करना है, देखो ये आ गई है हमारे डिनोमिनेटर में 4, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक अलग से ही लाइन लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 4। पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला वाला टर्म हो गया 4x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 4 जब इस पे आया तो 4 से 4 मल्टीप्लाई में कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x आया और 4 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस का 4। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से हमारा दूसरा भी है, और फर्स्ट और फिफ्थ लगभग सेम है, तो ये आप होमवर्क से करेंगे। फोर्थ भी आसान है और सिक्स्थ भी आसान है। मैं आपको सेकंड और थर्ड कराता हूँ। सेकंड और थर्ड को करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। सेकंड वाले में देखिए जरा आप, इसमें कह रहा है √2 और 1/3 इसको करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये चीज़ आप हर बार लिखेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर मैं रखूँगा √2 एक्स और पीछे रखूँगा 1। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत है आपको इसमें? नहीं। इसके बाद मैं अगला वाला करता हूँ, थर्ड वाला। थर्ड वाले के अंदर आपको क्या करना है, आपको दिया गया है 0 कॉमा √5। इसको आपको इस इक्वेशन में रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इसकी जगह 0 रखना है क्योंकि पहले 0 है, और यहाँ पर रखना है आपको √5। तो ये तो टर्म गया, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली कवर हो जाता है। मैं एक क्वेश्चन आपको लास्ट और करा देता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे कराना चाहिए। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर मेरे को लग रहा है कि मेरे को कराना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर है जो आपका क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन नंबर आपका कराना चाहिए मुझे। यह माइनस का 1/4 और ये है 1/4। तो इसके अंदर मुझे देखो एक्स स्क्वायर, वही जनरल इक्वेशन लगानी है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है माइनस का 1/4 और यहाँ पे हो गया एक्स और यहाँ पर मैंने 1/4 रख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अगेन होल इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है मुझे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान रखना है चीज़, क्योंकि उसको हटाना है मुझे बेसिकली ना। 4 से अगर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4x², ये हो गया x और ये हो गया 1, क्योंकि यहाँ से जा चुका है सब। यहाँ पर 4 आएगा तो कटेगा, यहाँ पर 4 आएगा तो कटेगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी मैंने प्रॉपर आपको करा दी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को
और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क में किए हैं जब आप कर लें उनको, तो कमेंट में आके बताएं कि मेरे से सारे क्वेश्चन हो गए और मैंने अच्छे से और भी बुक्स के क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।